बेशक वेस्टर्न फिलोसफर्स हो या मुस्लिम हो, एक चीज आपने जरूर करनी है, सबसे पहले ये देखना है उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था, उन्होंने थ्योरी दी क्यों। तो चलें जी, चलते हैं प्लेटो की तरफ। लिखें शाबाश, कॉन्टेक्स्ट ऑफ, मुझे भाई मार्कर पकड़ाइए सारे, मुझे लगा कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेटोस फिलोसफी। बच्चों सिर्फ दो रीजन था जिसकी वजह से प्लेटो ने फिलोसफी दी, जल्दी से बच्चों हम कर लेते हैं। एक है जी एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस बच्चों क्या था, उसका टीचर था, और सोक्रेटिस आप कह लें कि उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि नॉलेज इज वर्च्यू, वर्च्यू इज नॉलेज। बाकी वहां पे एक थे सोफिस्ट, ये टर्म आपको नजर आएगी बुक्स में। सोफिस्ट क्या थे बच्चों, सोफिस्ट ऐसे समझे जैसे आज के आपके बीकन हाउस, लाहौर ग्रामर स्कूल, ये सोफिस्ट एक प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे बच्चों, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे। मैं ना सिर्फ सोक्रेटिस का थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर करूं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे। सोफिस्ट वर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और ये बच्चों क्या कहते थे, ये कहते थे पर्सनल इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट, पर्सनल इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट। बाकी कहते थे जैसे मनी की वैल्यू है, ठीक है जी। लेकिन सोक्रेटिस इनके मुकाबले में बच्चों कहता था क्या, नॉलेज इज वर्च्यू, वर्च्यू इज नॉलेज। ये कहता था पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, स्टेट इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों सोफिस्ट एथेंस के अंदर ऐसे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे जो ये कहते थे कि जी आप तालीम हासिल करें पैसे के लिए, ताकत के लिए, अपने जाती इंटरेस्ट के लिए, सोफिस्ट। और सोक्रेटिस इनके अगेंस्ट था। सोक्रेटिस कहता था नहीं, आप तालीम हासिल करें विर्च्यू के लिए, आप तालीम हासिल करें स्टेट के बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, नॉट फॉर द पावर एंड मनी। अब ये बच्चों मेन कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन सोक्रेटिस। अब सोफिस्ट आप सोचेंगे सर इसमें फिर उसको मारने में सोफिस्ट का क्या रोल है बच्चों। जैसे आजकल आपके ब्यूरोक्रेट भी अनफॉर्चुनेटली लम से पड़े हुए हैं, बड़े बड़े इदारों से, आपके बड़े बड़े जो हैं एचएसएन से पड़े हुए आपके सियासतदान हैं। सिमिलरली सोफिस्ट के पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स थे वो उस दौर में आला ओहदों पे फाइज थे। अब यहाँ मैं लिंक थोड़ा सा बना रहा हूँ। तो फिर इसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, दो इल्जाम थे। एक इल्जाम, तो मसला, एक इल्जाम ये था जी कि इज करप्टिंग यूथ, लिख लें पर, करप्टिंग यूथ, ये यूथ को करप्ट कर रहा है। बाकी दूसरा इसके ऊपर इल्जाम था कि ये एंटी रिलीजन है, ये एंटी रिलीजन। बाकी थर्ड बच्चों ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करता था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जल्दी से इसको करते हैं जी। एक इसके ऊपर इल्जाम लगा कि ये यूथ को करप्ट कर रहा है, क्यों, वो ये चीजें कहता था उनको कि भाई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज वर्च्यू, वर्च्यू इज नॉलेज। रिलीजन के बारे में वो कहता था रिलीजन और पॉलिटिक्स दो अलग चीजें हैं, रिलीजन एक अलग से फेर है और पॉलिटिक्स अलग अलग से फेर है। लेकिन उस दौर में रिलीजन का काफी रोल था। जैसे हम मैकियावेली जब पढ़ेंगे तब तो रिलीजन का इतना रोल था कि उनका जो चर्च है वो टैक्सेस कलेक्ट करता था इटली में। इटली में जो आप इमेजिन करें गवर्नमेंट के बिहाफ पे चर्च टैक्स कलेक्शन करता था। और तीसरा जो था वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कोई बच्चा बताएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जमीन का सारा मतलब कोई ऐसा ऐसा फॉर्मेट में जिसपे सारे लोग इकट्ठे होकर अपनी राय को अपना पेश करना। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें सिंपल ये है कि लेट्स सपोज एक बच्चे को सजा देनी है, तो सारे इलाके के लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, रेज ऑफ हैंड या वोटिंग के थ्रू उसको सजा दे देंगे। इसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी सारे लोग फैसला दही में हिस्सा लेते हैं। और लेकिन वो क्यों मुमकिन था जी, सिटी स्टेट्स थी, यानी छोटी छोटी सिटी स्टेट्स थी तब। जैसे अब एथेंस की एग्जांपल है तो एक अलग सिटी स्टेट थी, यानी एक ऐसी स्टेट जो एक ही सिटी के ऊपर मुश्तमिल है उसको सिटी स्टेट कहते हैं। अब डिफाइन करेंगे अ स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन सिटी इज कॉल्ड सिटी स्टेट, सिंपल डेफिनेशन है। तो उस दौर उसमें तो बच्चों मुमकिन था डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्या आज मुमकिन है इमरान खान को सजा देनी है पूरा मुल्क इकट्ठा हो और फैसला दे? नहीं मुमकिन बच्चों। तो आज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन एक कंट्री है स्विट्जरलैंड, शाबाश। स्विट्जरलैंड इज द ओनली कंट्री, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं, लेकिन उनकी जो असेंबली है
वो लॉ पास करने से पहले एक रेफरेंडम करवाया जाता है, उसमें सारे लोग बच्चों अपने राय देते हैं कि ये लॉ पास होना चाहिए या नहीं। वो इट अ सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। समझ आ कि बच्चों ये 3 इल्जाम लगे उसके ऊपर, और इसको 2 ऑप्शन दी गई सोक्रेटिस को, या तो अपने आइडिया से पीछे हट जाए या फिर हेमलॉक पी ले। हेमलॉक ये वर्ड लिख लें, HEMLOKLOCK, इसको देख लीजिएगा बुक से, मैं आज बुक शेयर कर दूंगा। हेमलॉक का ये पी ले। हेमलॉक एक जायर था, उसको प्याले में डाल के उसको पिलाया गया, इसने वो पी लिया। इसने कहा अगर मैं अब अपने जी जी आ जाए मैडम, आ जाए प्लीज। आप थोड़ा उधर हो जाए, आप इधर आ जाए, आप उस बच्चे के साथ हो जाए, आ जाए शाबाश। एक मिनट, उधर जाए, उधर उधर से। जी शाबाश, जल्दी से स्टार्ट हो। तो बच्चों मैं बता रहा था कि उसको 2 ऑप्शन दिए गए सोक्रेटिस को, या तो अपने आइडिया से पीछे हट जाए। उसने कहा अगर मैं आइडिया से पीछे हटता हूँ, जैसे आजकल कैदी नंबर 804 भी कह रहे हैं कि अगर तो मैं पीछे हटता हूँ तो कहेंगे यार ये भी इस बाकियों की तरह ही है, तो उसने कहा भाई मैं फिर झूठा। उसने फिर अल्टीमेटली हम लोग पी लिया। क्यों? अब सोफिस्टर्स में रोल कैसा है कि जितने प्राइवेट इदारों से पढ़े हुए लोग थे, तब बड़े बड़े उहदों पे फाइज थे, उसको जहर पिलाने में सब ने रोल प्ले किया। इसकी वजह से बच्चों जो आपका इधर क्या वो इसकी वजह से बच्चों बाकी हम रेज कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा बन गया है जी। ये उस वजह से जी एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस की वजह से, क्यों ये क्रिटिसाइज करता था डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। इसकी वजह से तो प्लेटो हेटेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसके अंदर भी हेट्रेड प्रोड्यूस हो गया जी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। अब बच्चों ये सारा जब आपके माइंड में एक मैप बन गया है, तो सवाल हल करते हुए या पढ़ते हुए आप खुद देखेंगे कि आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल और होगा। एक बच्चे को यही नहीं पता कि प्लेटो प्लेटो क्यों बना, कंटेक्स्ट ही उसको नहीं पता, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। बच्चों सेकंड जल्दी से, ये अगर 2 नहीं तो एक क्वेश्चन आप लाजमी आज अटेम्प्ट करेंगे। दूसरी बच्चों रीजन ये थी, वो है जी प्रेपोजिशन फॉर्म, प्रेपोजिशन फॉर्म। ये वार बच्चों बिटवीन टू सिटी स्टेट्स हुई थी। एक था एथेंस वर्सेस स्पार्टा। एथेंस वो सिटी स्टेट है जहां का प्लेटो था, और स्पार्टा आपने 300 मूवी भी देखी होगी, बड़े वॉरियर ये होते हैं और थे भी उस दौर में। इन दोनों के दरमियान वार हुई, जीता कौन? स्पार्टा। स्पार्टा वन दैट वार। सर काइंडली बोर्ड मार्कर चेंज कर लें। नजर नहीं आ रहा? नहीं सर। कैमरे को सर बोर्ड जी की नजर तरफ भी नहीं आ करेंगे। रहा और थोड़ा बता ठीक है। अब आया नजर? जी जी अच्छा चलो ठीक, मैं थोड़ा ना मार्कर बड़ा करके लिखता हूँ। स्पार्टा मूव विन कर दैट दें प्लीज कैमरे। अच्छा क्या अपना माइक ऑफ करेंगे? स्पार्टा वो जंग जीत गया। इससे भी बड़ा डिसहार्ट हुआ प्लेटो कि यार हम क्यों ये जंग हारे हैं। तो उसने फिर अल्टीमेटली आइडियल स्टेट की तरफ को गया। उसकी सारी थ्योरी जो है ना, जिनको हम एक एक करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इसके ऊपर एक और चीज आप लिखने, स्पार्टा जो है ना वो आप कह लेंगे फेवर रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर भी बच्चों वो था जो आपका रोमन एम्पायर। ये रोमन एम्पायर की सपोर्ट इनके साथ थी, क्या ये उनके बनी थे। तो ये 2 चीजें थी जिसकी वजह से प्लेटो ने बच्चों अपनी थीरीज दी थी। अब हम चलते हैं कि आज उसकी पहली थीरी की तरफ। इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बच्चों यू कैन आस्क, लेकिन समझने के लिए इतना इनफ है। ये आपको प्रेपोजिशन बार भी नजर आएगा, जो डॉक्यूमेंट में आपको वर्ड सोफिस्ट भी नजर आएगा, सिटी स्टेट बार बार नजर आएगा, यूटोपिया नजर आएगा। इसको अब
जॉन मिलर से पूछ सकते सर स्पार्टा को रोमन एम्पायर ने फेवर किया था। यस यस, ये उसके हामी थे, ओके सर। जैसे हम अमेरिका के हामी हैं। सर ये जो सुकरात ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों डिक्लाइन की थी, मतलब इसका अपोजिशन क्यों किया था सर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, सोक्रेटिस ये कहता था कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसमें जो जो एक ऐसे तबकात है जो वेरी करते हैं, जो उस डिसीजन से अगेंस्ट होते हैं, उनकी कोई राय नहीं ली जाती। जैसे लेट्स सपोज आप ऐसे इसी चीज को डिनाई किया था हमारे इकबाल ने भी कि जमहूरियत एक वो तर्ज हुकूमत है जिसमें लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो सिमिलरली यही पॉइंट ऑफ व्यू भी था सोक्रेटिस का कि जो पॉइंट जो डिफर कर रहे हैं उनका तो फिर कोई सोल्यूशन ही ना हुआ। लेट्स सपोज दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पॉइंट ऑफ व्यू के हक में मेजॉरिटी पीपल है, उनकी बात तो मानी जाएगी, जो रह जाएंगे उनका क्या? उनके लिए कोई वे आउट नहीं था। उसने कहा उनका भी वे आउट निकाला जाए। उसका हाल फिर उसने डायलॉग दिया था और उसने कहा था कि डायलॉग के तहत जो है ना वो मामला को हल किया जाए। और डायलॉग एक मेथड ऑफ टीचिंग भी था उसका, जिसमें यह है कि लोग आपस में डिस्कशन से चीजों को करें। तो ये रीजन थी, जो यानी माइनॉरिटी थी उनके हक में था कि उनका भी कोई सोल्यूशन निकालें। ये क्या बात हुई, एक साइड तो जीत जाए और दूसरा साइड, जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो क्या है, विनर टेक्स ऑल। एक बंदा जीता है वो सारा जीत जाता है, बाकी हार जाते हैं। तो ये है कि वो उसमें भी ये था कि विनर टेक्स ऑल वाला रूल था कि जो बच्चे जो रह जाते हैं पीछे, रिमेनिंग पीपल जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनकी कोई राय की इंपॉर्टेंस नहीं थी। ठीक है ये। अच्छा जी, एजुकेशन के ऊपर सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट बनवाऊंगा जी। लिखिए साहब, एजुकेशन सिस्टम इन आइडियल स्टेट। इस वीक हम जी 1 घंटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हमारे 2 घंटा क्लासेस होंगी, थोड़ा हम स्पीड अप करेंगे चीजों को। तो जो इसकी 3 फेजेस हैं, यही लिखते हैं 3 फेजेस ऑफ एजुकेशन। ये आपके साथ इंशाल्लाह आज मैं फ्लो चार्ट भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, इससे आपको फ्लो चार्ट से सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। शाबाश, पहले लिखें जी फेज 1 अप टू 20 इयर्स। यहाँ लिखें जी शाबाश, ऐसे करके फेज 1 अप टू 20 इयर्स। यानी उसने एजुकेशन की 3 फेजेस दी थी कि फेज 1 है, उसमें आगे हम देखते हैं होगा क्या, वो 20 ईयर तक हुई। उसमें फिर उसने कहा था कि जी अगर हम इसको मजीद डिवाइड करें, एलिमेंट्री में एक एलिमेंट्री इसकी फेज थी, फेज 1 की फर्दर एक फेज है। इसमें एजुकेशन है बच्चों अप टू द 18 इयर्स। मैं अभी इन फेजेस का आपको बताता हूँ कि इसमें होगा क्या। इसमें बच्चों क्या किया जाएगा, लिख लें ट्रेनिंग इन जिम्नास्टिक, यानी जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग होगी ताकि आप बंदा जो है फिजिकली स्ट्रांग रहे। और साथ बच्चों लिखिए म्यूजिक, सेकंड चीज म्यूजिक होगी जिसमें, और थर्ड है दी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट। उसके बाद इसकी जो बच्चों बी स्टेज आएगी, अगर हम इसकी ए स्टेज निकालें, इसकी बी स्टेज है जी मिलिट्री ट्रेनिंग। मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग है जी बच्चों 19 टू 20, यानी 2 साल रहेगी जी, 19 टू 20 इयर्स, ये 2 साल रहेगी। उसके बाद बच्चों एक टेस्ट होगा, एरो लगा के लिखें टेस्ट। यानी इसने बच्चों 3 फेजेस दी एजुकेशन की। पहली फेज आपकी अप टू 20 ईयर रहेगी, उसके आगे मजीद 2 फेजेस हैं। एक है एलिमेंट्री फेज जो कि 18 साल तक रहेगी। इसमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, बच्चे तो नहीं होंगे इसमें, जो एडल्ट्स होंगे या अडल्ट्स होंगे उनको क्या पढ़ाया जाएगा, जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग दी जाएगी, म्यूजिक की और अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट की। उसके बाद बच्चों 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग है और हर फेज के बाद टेस्ट होगा। यानी इस फेज के बाद भी एक टेस्ट है, देन मिलिट्री ट्रेनिंग जो 2 साल, उसके बाद भी एक टेस्ट होगा। जो इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे वो बच्चों जाएंगे लेबर क्लास की तरफ, यानी वो लेबर क्लास होगी, जो वर्कर क्लास होगी आपकी। जो इस टेस्ट में पास होंगे वो फिर मिलिट्री में जो उससे पास होंगे वो क्लास वर्किंग में, अभी हम उसकी तरफ आ रहे हैं।
बाकी लिखेंगे फेज 2, याद में शाबाश, फेज 2। ये बच्चों आपकी 20 to 35 ईयर्स है। ये आपकी कब तक है? 20 to 35 ईयर्स। इसमें लिखें शाबाश ए, ऐसे डब्बा क्यों बना रहे हैं? ए लिखें जी फर्स्ट 10 ईयर्स यानी 20 to 30 ईयर्स। क्या होगा बच्चों इसमें? इसमें लिखें शाबाश, इसमें स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड डायलेक्ट। स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड डायलेक्ट। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो लेक्चर मैं आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ उसको फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाऊं, और वो इंशाल्लाह फ्लो चार्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको एग्जाम में एज सच कोट। कौन सा? ये वाला वो जो मैंने शेयर किया हुआ था वो मैं कर दूंगा शेयर, अगर आप करना चाहें तो आप भी कर दें, लेकिन वो मैं आज जो क्लास होगी ना उसके शेयर होते रहेंगे। मैं बच्चों फर्स्ट 10 ईयर्स देखिए, फर्स्ट 10 ईयर्स यानी 20 to 30 ईयर्स। इसमें क्या किया जाएगा? यानी बच्चों एक फेज हुई उसमें जो बच्चों ने टेस्ट पास किया वो सेकंड फेज में गया। सेकंड फेज के आगे फर्दर 2 फेजेस है। जो पहली फेज है वो है जी 10 साल के लिए, यानी 20 से 30 साल तक। उसमें क्या होगा, जो बच्चे जो इसमें स्टूडेंट्स आएंगे यानी ये फेज पास करके उनको बच्चों मैथ पढ़ाई जाएगी, उनको एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाएगी और डायलेक्ट एक फॉर्म ऑफ आप ऐसे कहें जिसमें डिस्कशंस की फॉर्म में स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशंस है ग्रुप डिस्कशन। बाकी बच्चों जो फाइनल 5 इयर्स हैं भी अगर आप देखें, फाइनल 5 इयर्स कब से कब तक होंगे बच्चों? 30 से 35 साल। अभी आपको थोड़ा मुश्किल लगा लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है, डोंट वरी। आज आपको बुक्स बताऊंगा उसमें बड़ा आसान करके दिया होगा। इसमें बच्चों एडवांस स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी में थोड़ी उसकी एडवांस स्टडी दी जाएगी, सेम चीज है, एडवांस स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी एंड डायलेक्ट। बच्चों इसके बाद फिर एक टेस्ट होगा, यानी हर फेज के बाद एक टेस्ट है। जो वो टेस्ट पास कर रहे हैं वो अगली फेज में जा रहे हैं, ठीक है? जो वो टेस्ट पास कर रहे हैं वो अगली फेज में जा रहे हैं। बच्चों आगे हमारी ये थर्ड फेज है, पता नहीं उसमें नजर आ ये बच्चों लिखे, मैं इसको मिटा के लिखता हूँ जल्दी इंशाल्लाह। सर एस्ट्रोनॉमी के बाद क्या वर्ड है ये? डायलेक्ट? जी डायलेक्ट। सर आपने डिफाइन किया था, अगेन करते हैं प्लीज। ये डायलेक्ट होता है जी बेसिकली स्टडी ऑफ आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन, स्टडी ऑफ आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशंस। यानी आप जैसे आप लोग बैठे हैं माशाल्लाह ग्रुप में, तो आप किसी टॉपिक के ऊपर शुरू कर दें, यार मैडम शुरू करें, मैडम ने जी लेट्स टॉक अबाउट द प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन, तो आप सारे उसके ऊपर डिस्कशन करें, इसको बोलेंगे डायलेक्ट। और देख लें उस टाइम उन्होंने ये चीज कही थी इस फॉर्म, और आज भी सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो इंटरेक्टिव मेथड होता है पढ़ने, जिसमें पार्टिसिपेंट्स भी जो है ना वो भी बात कर रहे हो। जो इस स्टेज 2 के टेस्ट में फेल हो जाएंगे, जिस तरह अपने इस बार वाले वो मिलिट्री में रह जाएंगे, शाबाश, वो मिलिट्री वाले होंगे। अभी हम उसकी तरफ इंशाल्लाह कल, आज तो टाइम क्या हुआ है? 1 घंटा हमारे पास है, आधा घंटा हो भी गया। टाइम देखिए क्या हुआ है, वही ना आधा घंटा है, तो हम एजुकेशन करेंगे कल इंशाल्लाह। जस्टिस में फिर वो चीज आएगी कि कौन से वाले लोग होंगे जो मिलिट्री में रहेंगे, कौन से लेबर होंगे। डोंट वरी इंशाल्लाह हर चीज आपकी। और एक और बात, जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं उनको पढ़ते हुए कोई भी मसला होगा, कोई चीज नहीं समझ आएगी, जस्ट एक टेक्स्ट की दूरी पे होगा, जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल टेल यू कि वो चीज क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? इवन आप लोगों को पढ़ते हुए कोई क्वेश्चन आपको पास पर मिला है, उसका आंसर नहीं मिलता, जस्ट टाइप दैट डाउन एंड सेंड मी। ये ऑनलाइन बच्चों के लिए भी है और फिजिकल बच्चों के लिए भी है। इसलिए कहता हूँ कि जब मैं ऑनलाइन बच्चों को भी मैं बार आप समझा के, लेकिन लोग जो है ना वो हर बंदे की अपनी मर्जी होती है, ज्वाइन करे ना करे, लेकिन ये है कि आई ऑलवेज ट्राई टू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? जी जी आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं अगर कुछ पूछना हो? मैडम आप किस ग्रुप में हैं?
मैं हूँ PMS ऑप्शनल्स वाले में। अच्छा अच्छा, तो आप सर ना बजाज से रब्ता कीजिएगा। ठीक है, जी थैंक यू। जी। ये मेरे ख्याल से सब लिख से जल्दी से फेज 3 कर जाते हैं, अगर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है हमने और इसकी हमने क्रिटिकल एनालिसिस भी आज करना है। शाबाश, फेज 3 हमारी थी वेरी सिंपल। एक और आपको, आप तो खैर मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं इस एकेडमी के अलावा और आप कहीं नहीं पढ़ा रहा, तो इंशाल्लाह मैं इधर ही हूँ आपके लिए, तो मैं ऑलवेज अवेलेबल। लेकिन ऑनलाइन बच्चों के लिए भी जो पीएमएस से रिलेटेड उनकी क्वेरीज होती है ना, बाकी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी, दे आर वेलकम टू आस्क दैट टू। ठीक है, क्योंकि जो उनको बच्चों को इस्लामिक स्टडी की बुक ही नहीं पता चल रही होती, पाकिस्तान स्टडी की क्या पढ़ना है, तो दे आर वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है जी। फेज 3 बच्चों लिखे, शाबाश। ये होगी बच्चों, हम 35 ईयर तक पहुंचेंगे, 35 से 50 यानी अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे, एमसीक्यू कैसे पूछेगा भला सीएसएस में, वो कहेगा फेज 3 कितने साल रहती है, आप परेशान हो जाओगे। वो भाई 35 से 50 कितने साल बने, शाबाश, वेरी सिंपल, वो इस तरह के सवाल पूछता है आपसे। ठीक है, 15 ईयर्स। ऐसे ही मैंने लेक्चरशिप का 3 दफा एग्जाम पास किया, 2 दफा एलोकेट भी हुआ, 1 दफा इंटरव्यू नहीं दिया, इसी तरह के सवाल आते हैं वहां पे, सिंपल सिंपल। लेकिन ये है कि बंदा क्योंकि उस तरह से टेक्निकल की नहीं होती तैयारी, वो अब सिंपल पूछता है प्लेट फिलोसफर किंग कब बनता है, एट द एज ऑफ 50, यानी 50 ईयर की एज तक जो बंदा बच जाएगा, सारे टेस्टों से पास होता होता, वो फिलोसफर किंग बनेगा। ये बेशक ये भी नोट कर ले, फिलोसफर किंग एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। इसमें अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैडम, जरा हम कर लेते हैं ना, क्वेश्चन कर लें। जी जी, अगर सर ये फेज 2 के जो फेलियर्स होंगे वो किस ग्रुप में जाएंगे, मिलिट्री? यस, मिलिट्री क्लास, वो मिलिट्री क्लास थैंक यू। जी। अच्छा जी, ये इसमें आप कह रहे हैं कि आप लिखें आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर क्लोज वॉच, बाकी आपको बुक में कुछ चीजें मिलेंगी, वो तो आपने कर देना। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर क्लोज वॉच, मैंने अंडर क्लोज वॉच या क्लोज वॉच या क्लोज ऑब्जर्वेशन की वजह से लिखी। इसमें जो लोग बच जाएंगे उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बच्चों किसकी, स्टेट अफेयर्स की, कैसे स्टेट को लेके चलना है, आपने अपना कंडक्ट कैसे रखना है, अपनी रियाया के साथ कैसे बिहेव करना है, ये वो सारे उनको ट्रेनिंग दी जाएंगी। फिर उनके साथ साथ एग्जाम होंगे, एग्जाम में जो लोग एंड पे बचेगा बंदा एक, वो एक फिलोसफर किंग होगा। ठीक है जी। और यही आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर 2-3 बंदे भी तो बच सकते हैं, यही तो फिर अनप्रैक्टिकल हुई बच्चों, ये तो मैं आपको पहले बात बता रहा हूँ। यस, इसकी सारी थ्योरीज मैडम ठीक कह रही है, अनप्रैक्टिकल थ्योरीज है। ठीक है, अब आप सारे पूछ सकते हैं मुझसे, सर बताएं कि 3 बच्चे बच गए, तो मैं कैसे बताऊं भाई, ये तो प्लेटो की मैं आपको बात बता दूं, मैं या तो फिर अपनी बात बताऊं तो मैं कहूं नहीं नहीं भाई एक नहीं 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ये बच्चों प्लेटो की फिलॉसफी है, तो आपने भी एग्जाम में प्लेटो की फिलॉसफी लिखनी, अपनी फिलॉसफी नहीं लिखने जाना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, 5 बच्चे बंदे बच जाएंगे इनके। ठीक है, आप अपने आप को इमेजिन करें, देखें भी मैं अगर उसमें हुआ तो मैं तो बड़ा लाइक हूँ, मैं पूरा फिलोसफर किंग बनूं, मेरा दोस्त भी बने, लेकिन ऐसा नहीं बच्चों। आप पढ़ रहे हैं प्लेटो की थ्योरी, जैसे प्लेटो ने सोचा, जैसे उसने थ्योरी थी वो हमने पढ़नी, और इतने तक ही हमने रहना है। आपने कब इसकी झाड़ पिलानी है, क्रिटिकल एनालिसिस में लिखें, एलिटिज्म, अनप्रैक्टिकल, जो मर्जी लिखें, उसमें फिर आप इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे। एक और चीज नोट करें, जो मुस्लिम फिलोसफर्स और वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, उसमें क्रिटिकल एनालिसिस आपने लाजमी लिखना, नोट करना, शाबाश, एक ना मार्कर के साथ। आप बच्चे मुझसे पूछते हैं, मॉक एग्जाम दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हम लोग जो है वो क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, तो सारा फिर भी हमें कहते हैं। मैं कहता हूँ जिनसे मैंने पढ़ा और जिनको मैंने चेक करवाया, वो यही कहते थे क्रिटिकल एनालिसिस लाजमी लिखें। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस कोई भी थ्योरी आएगी किसी भी फिलोसफर की, बच्चों आपने जरूर लिखना है। इसकी बच्चों ये फ्लो चार्ट आपके साथ शेयर हो जाएगा, और अब हम चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। मैंने नोट्स लिए थे, एक मिनट सर। चलें जी, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि ये तो हमने ओवरऑल कर ली, इनको आपने इसकी फिजिक्स लिखी भी देनी है जब इसके ऊपर क्वेश्चन आए, और इसका एक फ्लो चार्ट बना देना, दैट्स इनफ। अब चलते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी थ्योरी के। ठीक है, पर्पसेस क्या थे, या जो भी इसका नाम दे दें आप, और क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, डिफरेंट नेम से आता है। तो हम सिंपल लेते हैं जी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रो
ऑफ थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अगर बच्चों मैं एक लाइन में इसको समराइज करूं, इस थ्योरी का एक ही पर्पस था, टू सिलेक्ट फिलोसोफर किंग। लिख लें बेशक, जो इसका मेन पर्पस था वो फिलोसोफर किंग की सिलेक्शन था। आप सब ने नोट किया एट द एज ऑफ, मतलब आप कह लें कि आफ्टर 50 इयर्स हमारे पास क्या बचा था? शाबाश। तो इसका अल्टीमेट जो पर्पस है वो फिलोसोफर किंग और देन जस्टिस है। जस्टिस अभी हम कल डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा लिख लें। जस्टिस ये है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यानी जिसका काम उसको सांझे, जी मतलब जिसका काम उसको सांझे। अल्टीमेट पर्पस आइडियल स्टेट का भी है जस्टिस, वो हम आइडियल स्टेट को भी पढ़ेंगे, जस्टिस को भी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना लिख लें। सबसे पहला पॉइंट बच्चों लिखो, वो है जी दो फिलोसोफर किंग। सबसे पहला है फिलोसोफर किंग। अब इसमें फिलोसोफर किंग सिलेक्शन भी लिख सकते हो। मेन इसका कैरेक्टर बच्चों क्या है? अब इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा बॉडी पैराग्राफ लिखोगे। अब लिखोगे प्लेटो बेसिकली डिवाइडेड हिज थ्योरी ऑफ एजुकेशन इनटू 3 phases. First phase lasted for 20 years, second phase for the 35 years. After the third phase, the main purpose of Plato's theory was to select a philosopher king that will establish an ideal state, ठीक है, and that is against the direct democracy. That was basically the purpose and context of Plato's philosophy. तो वो सारा उसका पर्पस किसके थ्रू होगा? अब ये बच्चा किताब खोल के बैठा हुआ है। कौन सी किताब है जी? समझ नहीं आ रही है? बच्चे ये वही चीजें हैं, आप जाके पढ़ोगे ना बुक्स में। आप आज को बताऊंगा, बुक्स आपने कोशिश करेंगे जरा सादा वाली। सुल्तान खान का आपको आइडिया है? उनको मैं जरा बताऊंगा आपको, उसको ले जाओ, ठीक है। तो इसमें जो मेन पर्पस था वो, अच्छा एक और बात, मेरा कभी भी आपको लेक्चर एक बुक से मिलेगी नहीं। मैंने बुक से करता हूँ बच्चों, नेट से भी इसको करता हूँ और फिर उसके अपने नोट्स बना देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोशिश करूँ कि डाइवर्सिफाई। अब ये मेरी कहीं से ढूंढ के दिखाओ जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, वो बच्चे ने कहीं तस्वीर ली हुई है, आपको शायद नंबर सेव है, स्टेटस शो हुआ था, ग्रुप में होंगे किसी में। हाँ जी, तो फिलोसफी क्योंकि खुद बनाई हो तो फिर वो कौन उसको। हाँ जी, तो बच्चों पहले समझ आ गई कि इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हमने शुरू ही उससे किया कि फिलोसोफर किंग की सिलेक्शन। अब वो कैसे होगी? थ्रू फेजेस, टेस्ट होते जाएंगे, लोग निकलते जाएंगे, अल्टीमेटली हमारे पास फिलोसोफर किंग बचेगा जो आइडियल स्टेट एस्टेब्लिश करेगा जिसके अंदर जस्टिस प्रिवेल होगा। और जस्टिस क्या है? वो जस्टिस नहीं है इंसाफ वाला, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। शाबाश, कि जो बंदा जिस काम का माहिर है वही करेगा, वो रीजन विजडम जजमेंट उसको हम कल करेंगे। आज आप कंफ्यूज हो जाओगे जी। अगला मैंने एक पॉइंट नोट किया था बच्चों, वो ये है फोकस ऑन रीजन। फोकस ऑन रीजन, यानी प्लेटो की थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें फोकस किया गया है रीजन के ऊपर। वो कैसे? जो अपने डायलैक्ट का मैंने आपको बताया, जो एंड पे एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई है उसमें सारे बच्चों इसके ऊपर था कि आप स्टेट अफेयर्स को कैसे चलाएंगे, ठीक है, टैक्टिकली, वो सारे उसमें मेथड। क्योंकि ये भी चाहता था कि हमारी मिलिट्री भी स्ट्रांग रहे, इसलिए आप नोट करेंगे कि सेकंड फेज ने पूरी मिलिट्री को दी है। Because of that, a failure of Athens against Sparta। शाबाश। तो हर चीज की एक लॉजिक है। इसकी जो सेकंड फेज ने पूरी मिलिट्री को दी है, क्योंकि ये चाहता था कि हमारी स्टेट मिलिट्री को प्रॉपर अटेंशन दे, ताकि लोग फिजिकली एक्टिव हों। फेज 1 में जिम्नास्ट को क्यों रोल दे रहा है? ताकि जो उसमें भी लोग जिम्नास्टिक ट्रेनिंग करें, जो रह जाएं वो एटलीस्ट बच्चों लेबर्स हों, काम करने वाले। काम करने के लिए ताकत चाहिए होती है। क्या कमजोर बंदा काम कर सकता है? नहीं। उसके लिए भी उसने फेज 1 में ट्रेनिंग रखी है, ताकि ट्रेनिंग करने के बाद वो लोग खेती बाड़ी करें, लोहार का काम करें, जो भी बाकी स्टेट की। जितनी सारी बात है, हर बंदा फिलोसोफर किंग तो नहीं बन सकता, बनना तो चाहता है, लेकिन उसने बड़ा कमाल से उसको किया कि जो लोग वहां से बचेंगे वो फिजिकल ट्रेनिंग करके आएंगे, वो आम काम कर लेंगे। जो लोग उससे थोड़े तकड़े होंगे वो मिलिट्री के होंगे, वो फाइटर्स होंगे, वो फिर अगेन ह्यूमिलिएशन से बचाएंगे किसको? एथेंस को। स्पार्टा या कोई और भी स्टेट हो सकती थी, उसको वो बचाएंगे। तो ये चीज। सेकंड बच्चे फोकस किसके ऊपर? रीजन। इसमें आप बेसिक लिख लें डायलॉग की फॉर्म में बच्चों, या आप डिस्कशन भी लिख सकते हैं बच्चों। इस फॉर्म में इसने जोर दिया था कि आप एजुकेशन को हासिल करें। क्यों? सोक्रेटिस भी ये कहता था, और ये सोक्रेटिस का स्टूडेंट था, तो उसने ये चीजें वहां से बाय की। और इसकी लेगेसी, अगले इसका स्टूडेंट कौन है?
शाबाश, एरिस्टोटल वो इसको कैरी करता है। और देख लेते हैं जी। और ये बच्चों लिखे रिपब्लिक की बुक 7 में ये रेफरेंस है जी। रिपब्लिक, इसको आपने अपने आंसर में लिखना है, रिपब्लिक बुक 7। इसके वॉल्यूम्स हैं डिफरेंट, तो बुक 7 बच्चों डील करता है रीजन के बारे में कि इसकी जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है। अब इन बुक्स को आप पढ़ तो नहीं सकते, तो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से ट्राई किया कि आपको कोई ना कोई रेफरेंस लिखवा दूं। तो लिखे द रिपब्लिक का 7 जो वॉल्यूम है या बुक 7 है बच्चों, वो रीजन के बारे में डिस्कस कर। अभी इतनी तक समझ आ रहा है, कुछ इतनी मुश्किल तो नहीं है। शाबाश। और फिलोसोफर किंग का भी लिख लें रिपब्लिक बुक 5। शाबाश, लिख लें रिपब्लिक बुक 5 जो है वो बच्चों फिलोसोफर किंग को डील करती है बच्चों, वहां सारा इसके बारे में लिखा हुआ है। रिपब्लिक बुक 5 एंड रिपब्लिक बुक 7। ये नोट कर रहे जी, मैं इसको जल्दी से रेस करता हूँ। ओके, आगे हम चले तो इसका जो थर्ड मैंने एक पॉइंट निकाला था वो अब पहले हमने कर लिया। उसमें आपने क्या बताया बच्चों, सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टेजेस ऑफ एजुकेशन को बताना है। स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, शाबाश। उसमें 3 फेजेस का बताएं, आगे उनकी फर्दर जो है जो ABC मैंने लिखवाई आपने उनको लिख देना है। फेजेस ऑफ एजुकेशन, तीसरी हेडिंग ये होगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, प्रिंसिपल्स में, आप कह लें, और जितने इसके ऊपर आएंगे वो डिफरेंट नेम से पूछता है आपको परेशान करने के लिए चीजें, वो ये पूछ रहा होता है आपसे कि एजुकेशन की थ्योरी के अंदर था क्या, व्हाट वर द प्रिंसिपल्स ऑफ दैट थ्योरी, व्हाट वर द मेन रीजंस ऑफ दैट थ्योरी। जो मेन आप कह लें वो चीज समझाना चाह रहा था, जो वो चाहता था कि एजुकेशन के थ्रू ये चीजें हैं, उनके अंदर ये चीजें शामिल। इसमें वजह मैं देखता हूँ रेडियो को रेफरेंस लिखा हुआ मैंने। यस, ये भी बच्चों इसने कहा था जी फिलॉसफी रिपब्लिक बुक 7 में गया बच्चों, ये भी स्टेजेस भी रिपब्लिक रिपब्लिक आपको रट जानी चाहिए बच्चों, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। कौन सा मैंने लिखा है, बुक 7। इसके अंदर बच्चों क्योंकि एजुकेशन की रीजन के बारे में भी है, तो एजुकेशन के स्टेजेस के बारे में उसने डिटेल से बताया हुआ है, और वहीं से ये किताबों वालों ने छापे मारे हुए हैं स्टेजेस के। ठीक है, क्योंकि आप बड़े कभी कोई तो कहते हैं मानते नहीं, कहते हैं प्रैक्टिकल चीजें है ही नहीं, वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। बट इसकी जो डिटेल्ड बुक्स हैं बड़ी मोटी मोटी चीजों वाली, वहां से इन्होंने फिर थोड़े थोड़े ना चीजों को कॉपी किया हुआ है। तो वो जो स्टेजेस हैं वो बुक 7 रिपब्लिक से कॉपी। ठीक है, आपने अपने आंसर लिखते हुए इनको मैच किया। अगली बच्चे स्टेज मैंने नोट की थी डेवलपमेंट ऑफ सोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शाबाश। डेवलपमेंट ऑफ सोल 4 पॉइंट आएगा। अब ये क्या है, यहाँ फिर हमें थोड़ा सा वो चीज करनी पड़ेगी जो हमने कल करनी थी। अल्टीमेट पर्पस ये था कि जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट, जो ह्यूमन सोल है उसके इसने 3 क्लासेस की थी। लेकिन शाबाश, एक थी रीजन, दूसरी विजडम, और तीसरी एपिटाइट। शाबाश, 1 2 3, इसको बोलते हैं ट्राइपार्टाइट डिवीजन। ये आप वर्ड बोलेंगे ना तो ये वही उसी में आता है, जार्गन का वर्ड, ट्राइपार्टाइट डिवीजन ऑफ सोल। सर सेकंड पॉइंट में पैशन नहीं होना चाहिए, पैशन। बच्चे आप पैशन भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप सेकंड पॉइंट में वो लिख लें, इट्स अप टू यू। सर मैं कह रहा हूँ रीजन के नीचे पैशन नहीं होना चाहिए, रीजन और विजडम एक ही बात नहीं है। रीजन विजडम, यस वेरी गुड, रीजन विजडम एक ही बात है। इसमें आएगा स्पिरिट। शाबाश, बहुत अच्छा, वेल डन यार, बहुत अच्छा बताया आपने। रीजन विजडम एक ही है बच्चों, लिखिए स्पिरिट। स्पिरिट ये एक ही पॉइंट हो गया, ब्रैकेट लगा लें। सेकंड लिखिए बच्चों स्पिरिट, और थर्ड हो गया आपकी एपिटाइट। अब जल्दी से करते हैं, टाइम कम है। आपने लिखा है इनके तीनों को कंबाइन कर ट्राइपार्टाइट डिवीजन ऑफ सोल, यानी ट्राइपार्टाइट था 3, तो कौन 3 हिस्सों में डिवाइड किया। प्लेटो कहता था कि जो ह्यूमन सोल है वो 3 हिस्सों में डिवाइड, अल्टीमेटली थ्रू एजुकेशन हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई कर देंगे उसको 3 हिस्सों में। और आपने देखा भी फेज 1 से जो निकले वो क्या बने, वर्कर। और फेज 2 में जो निकले क्या बने, शाबाश, मिलिट्री लीडर।
या मिलिट्री क्लास आप लिख लें, क्लास लिखने का वर्कर क्लास, मिलिट्री क्लास, और ये बच्चे ऑफ फिलोसफर की। उसने बच्चों अपने एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद पे ऐसा एक, आप कह लें जिस पंजाबी में बोलते हैं छानना, जिसमें चीजें जो है ना वो मोटे वाले, जैसे आप कह लें कि कोई प्योरीफायर होता है, उसमें जो मोटी चीजें ऊपर रह जाती हैं ऐसा ऐसा नीचे जाती हैं बाकी। इसमें उसने ऐसा डिजाइन किया सिस्टम को कि तीन ह्यूमन सोल के तीन डिवीजन हो गई। ह्यूमन सोल का वो डिवीजन जिसके अंदर रीजन एंड विजडम थी, वो थी जो एंड तक जाएंगे 50 ईयर तक, वो होंगे फिलोसफर किंग। और जो सेकंड होगा जिनके अंदर स्पिरिट एक्टिव होगी ह्यूमन सोल की, यानी वो ताकतवर होंगे, वो क्या काम करेंगे, मिलिट्री का। और जो तीसरे जिनके अंदर एपिटाइट होगी, यानी वो सबसे लोअर क्लास जो ह्यूमन सोल की है, लोअर क्लास ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी आप इसको कह सकते हैं, वो बच्चों वर्किंग क्लास होगा, लेकिन वो भी जिम्नास्ट की ट्रेनिंग करेंगे ताकि वो अपने रोजमर्रा के काम कर सके। ठीक हो गया बच्चों, इसमें लिखें शाबाश। ये बनता है जी आपका चैप्टर नंबर बुक 4 जी, रिपब्लिक बुक 4 में दिया हुआ जी, लिखने शाबाश, रिपब्लिक बुक 4। कैसे भाग रहा था। अगला जी हमारा हम सैंपल का पॉइंट्स है, उसमें एम्फेसिस ऑन, लिखें जी एम्फेसिस ऑन, पांचवा पॉइंट है ये बच्चों, लिखें एम्फेसिस ऑन जिम्नास्टिक एंड म्यूजिक। किस फेज में पढ़ा था हमने, इफ यू रिमेंबर, फेज 1 में, शाबाश। तो आपने ये बताना है कि इसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन में जिम्नास्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर दी, और ये चीज आज भी रेलेवेंट है। अगर वो आपसे पूछे कि प्लेटो की थ्योरीज का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मॉडर्न डे में रेलेवेंट है, उसमें बच्चों ये पॉइंट भी आएगा। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन तो डेफिनेटली रेलेवेंट है, और आज आप देख रहे हैं इवन ब्यूरोक्रेसी में बातें हो रही हैं कि जो क्रिमिनोलॉजी वाले वो पीएसपी में जाए, तो ये बच्चों क्या चीज है, ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है। तो ये प्लेटो उस दौर में क्या गया था कि हर बंदा जो है जिस काम कमाए रहा वही करे। जैसे ऑडिट में वो जाए जिन्होंने एसीसीए किया हुआ है, सीए किया हुआ है, तो वो भी चीज आपने जब प्लेटो को रेलेवेंट लिखना है तो आपने आज हमने दो चीजें पढ़ी, एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यानी वो रेलेवेंट है आजकल भी, और यानी आप कह लें ऐसा हो सकता है कि एक मिस्त्री जो है ना दर्जी का काम कर रहा है, नहीं, क्यों, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, जिसका जो काम है वो वही कर रहा है। बेशक आज थोड़ी डिवीजन डाइवर्स हो गई है, लेकिन वो सारी जो डिवीजन है उसकी लेबर क्लास में आ रही है। दर्जी, आपका सिलाई मशीन वाला, वो सारे लेबर क्लास में आ रहे हैं, और वो आज भी हम उसी को लेके चल रहे हैं। और म्यूजिक कहते हैं कि जो आपकी सोल की क्या होता है, नीड होता है आपकी सोल की, इसको कहते थे आपकी सोल की डाइट है म्यूजिक। तो ये आपने इसके ऊपर एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखना है कि इसकी मॉडर्न डे रेलेवेंस को बताएं कि इसको कितना इंपॉर्टेंट था कि पहली फेज में इसको पढ़ाया सिखाया जाता और ट्रेनिंग दी जाती, और ताकि जो लोग पहली फेज में रह भी जाएं वो भी इतने काबिल हों कि वो अपना मेहनत मजदूरी कर सकें। इसका देखिए शाबाश रेफरेंस रिपब्लिक बुक 3 जी। सर डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, प्लीज काइंडली रिपीट कर दें। जी मैडम मैं बताता हूँ, एक मिनट से, बस मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने दें, मुझे याद है। छठा लिखे जी एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन, छठा लिखे जी एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन। अब ये बड़ी, अब नीचे लिखते हैं बोथ फॉर मेन एंड वुमेन, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। इसलिए बच्चों एक चीज और लिखिए, इसको फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा जाता है, फर्स्ट फेमिनिस्ट। हम सुजाए जो जेंडर रखेंगे वो इज कॉल्ड द फर्स्ट फेमिनिस्ट, प्लेटो। शाबाश। और इसने ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इसने कहा था वुमेन भी एजुकेशन हासिल करें, लेकिन एक जगह फिर ये वो कर गया फेवरेटिज्म, लेकिन वुमेन फिलोसफर किंग नहीं बन सकती। मिलिट्री तक तो जा सकती हैं, लेकिन फिलोसफर किंग में फिर आके ये इसका क्रिटिसिज्म आएगा कि चले जी ये अच्छी बात है, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है वुमेन का एजुकेशन दें, स्टेट का रोल होना चाहिए, लेकिन भाई अगर एजुकेशन वुमेन ले रही है तो वुमेन क्यों नहीं बन सकती फिलोसफर किंग, अकॉर्डिंग टू प्लेटो नहीं बन सकती। दैट इज रीजन मैडम,
रीजन प्लेटो से पूछनी पड़ेगी, वो है नहीं। ठीक है, जो मैं बेस्ट एक्सट्रैक्ट करके लाया हूँ, आई विल ट्राई टू डिलीवर टू यू। तो उसने फिर ये मैडम उसका क्रिटिसिज्म आ जाएगा। नहीं थी उसने क्यों नहीं फिलोसफर किंग को दी, क्योंकि वो कह रहा था कि अच्छा एक और बात भी कहता था, कहता वुमेन के अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो जब डिसेबिलिटी की खुद बात कर रहे थे नहीं है, फिर इनको क्यों नहीं फिलोसफर किंग दे रहा। लेकिन एक पॉइंट वो कई बुक्स में आता है, वो कहता था कि वुमेन के अंदर उस तरह से रीजन विजडम उतनी नहीं है जितनी मैन के अंदर है, थोड़ा सा उनको उस सेंस में ये रूल के सेंस में करता था। जी ये होगी जी, ये लिखे रिपब्लिक बुक 5 में। कौन सी है मैडम अच्छा स्कोर लेना है तो ज्यादा नहीं तो 2-3 हेडिंग में कर लें, जरूरी नहीं हर एक करें। मेरा काम होता है आपको मैथ्स में लिखवाना, सारी ना भी हो बिल्कुल जरूरी होता, 2-3 कर लें, 4 कर लें, ज्यादा ना करें। 4 पॉइंट्स के नीचे रेफरेंस डाल दें। अभी तो अपने कोटेशन भी डालनी है, अभी तो आपने फ्लो चार्ट भी बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ वाले आपको मनवाएंगे, वहां ये सारे बना रहे होंगे, इधर कह रहे होंगे हमें आता कुछ नहीं, वहां ये उनकी पेंसिल नहीं दूसरी। बाकी बच्चों 7वां पॉइंट है क्वेश्चनिंग एंड डिबेट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसने कहा था कि जो आप एजुकेशन है वो किस फॉर्म में हो, क्वेश्चनिंग और डिबेट की फॉर्म में। शाबाश, क्वेश्चनिंग एंड डिबेट। सही है, डायरेक्ट के अंदर भी फॉर्म है, डायलेक्ट एक अलग भी है और ये उसका भी एक समझ सिंपलेस्ट फॉर्म है। डायलेक्ट तो ये है ना, यू आर वेरी गुड पॉइंट। डायलेक्ट ये है कि जब सारे अगले भी अंडरस्टैंड करने वाले हो, लेकिन अगले बिल्कुल नए बैठे हो, तो वो क्या करेंगे, सवाल, और उसके ऊपर डिबेट होगी। डायलेक्ट होती है हमेशा इंटेलेक्चुअली सुपीरियर लोगों की, यानी एक पॉइंट के ऊपर अगर डिस्कशन हो रही है, बहुत अच्छा सवाल है इस बच्चे ने पूछा है कि एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन की हुई है हो रही है, तो मुझे भी बताओ, मैडम को बताओ, मैडम को भी बताओ, फिर तो ये डायलेक्ट हो गया। लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो फिर तो मैं तो क्वेश्चन करूंगा और उसके ऊपर एक डिबेट होगी, तो इसलिए थोड़ा सा वेरिएबल है। अब मैं इसके ऊपर नहीं लिखवाऊंगा ये कौन सी बुक से है, मैडम कह रहे थे मुझे, ठीक है। बाकी बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है उसको। अच्छा एक और बात, ये बच्चों जरूरी नहीं है कि आप सबने यही करना है, आज ये लेक्चर हो गया है बुक से खंगाले इसको। अगर इसके ऊपर आपको कुछ और हेडिंग्स, कुछ और पार्ट्स मिलते हैं अच्छे वाले, जैसे बच्चे ने खोली हुई है, तो आप उनको भी जरूर करें। हाँ, उनकी आपको समझ नहीं आती, आई एम हियर टू टेल यू कि यार इसका ये मतलब है, गेटिंग माय पॉइंट। दिस इज नॉट ऑल, जो आपने खुद भी देखना है, बुक्स को देखना है, आपने खुद गूगल कर ले, थोड़ा खुद भी सर्च करें। अगर आपको कुछ इसी के ऊपर सेम के ऊपर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, उनको जरूर नोट डाउन करें। देखिए वहां पे हेडिंग्स आप जितनी भी याद कर लें, आपको ऊपर वाली 5-7 तो वैसे भूल जाती है, तो कोशिश करें मैक्सिमम 10 से 15 हेडिंग उनके रेफरेंस वगैरह याद करके जाएं, ताकि 2-4 अगर स्किप भी हो तो आप इतनी हेडिंग लिख सकें जिससे 8 पेज आपके कंप्लीट हो। ठीक है, तो मैं तो एफर्ट, मेरा काम होता है मेनली, आज मेरे ख्याल से आपको एजुकेशन की समझ आ गई होगी, बस ये मेरा काम है। अगर आपको समझा ना सकूं कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है, सिंपल पर्पस फिलोसफर किंग की सिलेक्शन है, 3 फेजेस हैं, उसमें ये था, वो आपको समझ आ गया। बाकी आपने खुद भी थोड़ा बहुत इसको डिग आउट करना है, वो आज मैं शेयर कर दूंगा जी। मैथ की इंपॉर्टेंस है जी, और डायलेक्ट की बात पहले हो गई है। आगे देखिए, एजुकेशन फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। अब ये वो बात थी जो सोफिस्ट नहीं करते थे। 9 पॉइंट होगा, एजुकेशन फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। सोफिस्ट ये कहते थे कि फॉर द गुड ऑफ पर्सनल बेनिंग, यानी जातियात के लिए जो है ना एजुकेशन का रोल होता था, लेकिन ये कहता था फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। शाबाश, या इसको आप बच्चों स्टेट में देख सकते हैं कि ओवरऑल एजुकेशन का पर्पस ये नहीं है कि आपकी सिर्फ जात को फायदा हो, एजुकेशन का पर्पस ये है जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं उसका फायदा हो, जिस आप महफिल में उठते बैठते हैं वहां आपका बोल चाल, आपका वे ऑफ कम्युनिकेटिंग बेटर, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका ये भी पर्पस था कि एजुकेशन सिर्फ मेरी पर्सनल रीजन के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी हो, बिल्कुल ये पॉइंट है। और इसका फिर बच्चों फायदा क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन प्रोड्यूस होंगे। इसका क्या फायदा होगा एजुकेशन का, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन प्रोड्यूस होंगे, हु विल बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। जब एजुकेशन वो लेंगे तो उनको पता होगा कि अपने हमारे राइट्स क्या हैं और ड्यूटीज क्या हैं। बाकी बच्चे इसकी अब हम चलते हैं जल्दी से, इसका क्रिटिसिज्म करते हैं।
इसको लिखे बच्चों क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिसिज्म। अच्छा देखो ये सिंपल बात है, इसको समझने लेकिन मैं इतना कहूंगा बच्चों, क्रिटिसिज्म वो है जो इस चीज के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो इस चीज के अंदर कमी है। जैसे मैडम बता रही थी, जैसे इधर से एक बच्चे ने बताया, जैसे इन्होंने बात की है, यानी जो आपके ज़हन में सवाल आ रहे हैं इसके ऊपर, सबसे पहला लिखें अनप्रैक्टिकल। आप लिख सकते हैं, वैसे लिखें यूटोपियन थ्योरी लिखें, शाबाश, यूटोपियन थ्योरी, अनप्रैक्टिकल थ्योरी। ठीक है, कैसे अनप्रैक्टिकल? आप लिखोगे इन द कंट्री ऑफ ओवर 1 बिलियन पॉपुलेशन, कैसे पॉसिबल है उसको 3 क्लासेस में आप डिवाइड करें? इमेजिन करें जरा, ये छोटे से सिटी स्टेट, यानी ऐसी स्टेट जो एक ही बच्चों सिटी पर मुश्तमिल है, उसके लिए तो मुमकिन था कि वहां पर 3 डिवीजन की जाती। क्या इंडिया के लिए मुमकिन है? इवन पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है, जो कि हम तकरीबन 240 मिलियन की पॉपुलेशन है, दुनिया में 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो क्या ये मुमकिन है आजकल में? नहीं। आपने ये लिखना है, क्या है? यूटोपियन थ्योरी, अनप्रैक्टिकल थ्योरी। बाकी बच्चे लिखें एलिटिज्म, सेकंड पॉइंट होगा। पहला हम अपने लिए यूटोपियन, इसमें आपने एग्जांपल दे देनी है जी, यूटोपियन के साथ ब्रैकेट में अनप्रैक्टिकल भी लिख लें, अगर ना भी लिखेंगे तो भी कह रहा अपने समझने के लिए। सेकंड बच्चों पॉइंट होगा एलिटिज्म। अब ये क्या है बच्चों? अल्टीमेटली पर्पस बताया हमने, फिलोसोफर किंग, यानी ये पूरा जो एजुकेशन का सिस्टम है ऐसे डिजाइन किया गया है कि फिलोसोफर किंग को चुना जाए। व्हाट अबाउट द लोअर क्लासेस? तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज निग्लेक्टिंग द लोअर क्लासेस, द अदर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी एक्सेप्ट द फिलोसोफर किंग आर दोज हु हैव a human instinct, dominant human instinct as wisdom or reason। wisdom reason के अलावा बाकी सारों को ये सिस्टम निगलेक्ट कर रहा है। ठीक है, मे बी अब लेट्स सपोज इस क्लास में मैं इस बच्चे को बना देता हूँ किंग, आप सारे कहेंगे भाई ये क्या, हमारा भी तो मैं, यानी मैं ऐसा कोई टेस्ट बनाता हूँ जिसमें मैं एक बंदे को जी मैंने किंग बनाना है, क्यों जी? बाकियों में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सब में ऐसी क्वालिटीज ना हो। जैसे मैं कुछ इस बच्चे ने पीएमएस पास करना है, नहीं, आप सारों के अंदर क्वालिटीज हैं, आप सारे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का सिस्टम था जिसमें एलिटिज्म, इसमें फिर लिखे निग्लेक्टिंग लो क्लासेस, यानी ये नीचे वाली जो क्लासेस थी उनको निग्लेक्ट कर रहा था। लेकिन लिमिटेड स्कोप ऑफ नॉलेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड स्कोप ऑफ नॉलेज। थर्ड पॉइंट है जी लिमिटेड स्कोप ऑफ नॉलेज। यहां पे लिखें दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज फोकसिंग ऑन, दो चीजों पे फोकस कर रहा है बच्चों, रीजन एंड लॉजिक, फोकसिंग ऑन एंड लॉजिक, बट निग्लेक्टिंग किसको कर रहा है? अदर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। क्या ये दो फॉर्म नॉलेज की फॉर्म्स हैं? नीचे लिखेंगे निग्लेक्टिंग अदर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। अदर फॉर्म्स, आपको एग्जांपल दें, क्या है जी? साइंस, शाबाश, साइंस। और कोई? जैसे बच्चों आपके इमोशंस हैं, आपका आर्ट है, इमोशंस, आर्ट, साइंस, किसका? ट्रेनिंग होगी ना, लेकिन ट्रेनिंग होगी वो बन तो मजदूर जाएंगे, क्योंकि पहली फेज में, अगली फेज में तो आर्ट है। तो आर्ट को, इमोशन को, साइंस को वो क्या कह रहा है? अदर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज है। आप सर्च कीजिएगा गूगल पे सिंपल, व्हाट आर द अदर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट रीजन एंड लॉजिक, 100 निकल आएंगे। उन सब को निगलेक्ट करें। सर रिलीजियस भी हो सकते हैं इसमें? जी मैडम, आप क्या रिलीजियस नॉलेज? जी क्या कह रहे हैं आप? दोबारा पूछिएगा। सर मैं कह रही हूँ अदर फॉर्म ऑफ नॉलेज में रिलीजियस नॉलेज भी इंक्लूड है? रिलीजन के बारे में उन्होंने इतनी प्लेटो ने बात नहीं की, वैसे मैंने बड़ा इसको रीड किया है, आपने पढ़ा होगा, कहीं पे रिलीजन का इसमें तस्करा नहीं मिलता। ठीक है, रिलीजन का जिक्र आता है मैकियावेली से, जब रेनेसेंस आता है तब से जिक्र मिलता है, रिलीजन का रोल आता है। इस दौर में ग्रीक में इतना नहीं था,
ठीक है, थैंक यू। आप उसको इन्होंने जिक्र नहीं किया है, कहते थे स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। जी, और किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो प्लीज लिख लीजिए। क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मुझे बड़ा अच्छा ही पॉइंट मिला, क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम। मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या है। और पॉइंट है ये, शाबाश, क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम। अब इस पॉइंट को आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे दैट थ्योरी ऑफ एजुकेशन देयर इज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ, उसके तहत ही आपने चलना है। तो ये बाकी तो फ्रीडम, आपका जो बाकी फ्रीडम है, कोई और चीज ज्वाइन करना है, वो तो खत्म हो गया। ठीक है, यानी इसका यही आपका अल्टीमेट गोल। जी, नवाज शरीफ में वज़ीर आज़म बनना, इलेक्शन होंगे, बात समझ रहे हो मेरी? कि फिर वो फ्रीडम किधर गई? आपकी चॉइस किधर गई, मेरी चॉइस किधर गई? सिमिलरली उस सिस्टम के अंदर कोई बंदे मुतमिन ही नहीं है, लेकिन कोई और ऑप्शन ही नहीं है, यानी उसने एक ही सिस्टम दिया, कोई अल्टरनेट वे ही नहीं है। तो आपने लिखना है क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम की फ्रीडम ऑफ जो चॉइस है वो लिमिटेड है। अब लिखेंगे जो फ्रीडम ऑफ इस सिस्टम ने, जो एजुकेशन का सिस्टम था, फ्रीडम ऑफ चॉइस वाज लिमिटेड। किससे मैडम? बिल्कुल, क्योंकि वो मैडम की बात है, कोई और था ही नहीं, इसने एक अपना सिस्टम डिजाइन किया, उसके बाद ये इसने कोई दी नहीं। और जो बार बार पॉइंट्स हैं वो मैडम ने बताया, इस तरह के आपके ज़हन में आने वाले वो सारे क्या हैं, क्रिटिकल एनालिसिस, उनको आप लिख सकते हो। आपके अंदर, आपके पास ये एक ना एक, आप समझिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है क्रिटिसिज्म में, आप लिख सकते हो। अच्छा, आगे लिखिए जी, नेचुरल टैलेंट वर्सेस अपॉर्चुनिटी। एक और चीज हमारे पास आती है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। वर्सेस अपॉर्चुनिटी, इसको कोई बच्चा समझाए, हमने अभी तक ये डिस्कस किया, ये क्या है? आप प्लीज, नेचुरल टैलेंट वर्सेस अपॉर्चुनिटी क्या है? बहुत अच्छा है, शाबाश। इसमें वो जो नेचुरल टैलेंट था किसकी जाता है? नेचुरल लीडरशिप स्किल्स हैं, लेकिन वो दूर का बच्चा जी, उसमें अगर किसी मोर एंड लेस रिलेटेड तो रिलेटेड है दोनों टर्म्स, लेकिन आप दो अलग हेडिंग्स भी बना सकते हैं। मैंने बड़ा ये सोच के लिखा था, ये ना इस तरह के जब आप हेडिंग लिखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बच्चे ने सेल्फ जनरेट किया। अब मैं बुक्स वाले की सिंपल हेडिंग लिख रहा था, बच्चे ने बोर करना सर ऑल टाइम मेरी बुक तो हेडिंग पढ़ के आ गए। लेकिन मतलब मैं ये भी नहीं कहता कि मैं को फुल हूं, आई ऑलवेज ट्राई कि आपको थोड़ा ना डिफरेंट चीजें दे। बच्चे पढ़ना था, आपने वही किताबें हैं, आप बच्चे ने ऑनलाइन मुझे क्यों ज्वाइन किया, वो किताबों में पढ़ लें। लेकिन ये है कि एक तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए, उसके बिना बिलीव में आपको थ्योरी ऑफ एजुकेशन का कंसेप्ट है ना, कुछ भी नहीं आता, तो आप क्वेश्चन में लिख खाएंगे कुछ ना कुछ। लेकिन अब रट्टा सिंपल मारा हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि क्यों फिलोसफर ने थ्योरी दी, क्या सोफिस्ट थे, एथेंस क्या है, प्रिपरेशन वार क्या था, तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, तो ये इसके ऊपर बच्चे देखते हैं जी, प्लेटो रिलाइज ऑन आइडेंटिफाइंग नेचुरल टैलेंट्स। बच्चे वाली बात कि उसने ये तो कहा था कि अपॉर्चुनिटी थी कि अदर स्किल्स वो उसमें निगलेक्ट की थी। आपने इसके ऊपर एक अच्छा सा ये आप लिख लें बच्चों, ये रिपब्लिक की बुक 6 में इसके ऊपर बात की गई, द रिपब्लिक की। मैडम मैंने जानबूझ के काफी दफा नहीं बताया, ज्यादा वो ना हो जाए। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैं अभी करीब हो जाता हूँ। डिफिकल्टीज विद डायलेक्ट, ऐसा पॉइंट होगा, एक मिनट। वही बात, डिफिकल्टी विद डायलेक्ट जो मैंने बच्चे ने बात की, वो ये है, डिफिकल्टीज विद डायलेक्ट क्या है कि डायलेक्ट के लिए चाहिए स्किल टीचर्स। बात सुनिएगा, डायलेक्ट के लिए चाहिए स्किल टीचर्स और एक्टिव स्टूडेंट्स। व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स लाइक अस जो क्लास में सो रहे थे, वो कैसे सीखेंगे? वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे।
तो इसका एक ये भी है कि इसमें कुछ बच्चों को जो उनके बारे में कोई बात नहीं की गई, जो डायलेक्टिक वे ऑफ टीचिंग के साथ मैच नहीं करती उनकी पर्सनैलिटी। बाकी इसमें आप और लिख सकते हैं, डिसेबल बच्चों की बात नहीं की गई। अब सोचेंगे ना, अब जब आप सोचेंगे तो आप अपनी तरफ से पॉइंट्स बनाएंगे। डिसेबल बच्चों के बारे में कोई बात नहीं की गई, वो है कहीं पर जिक्र नहीं है, आप लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं कि वुमेन को, ये लिखे शाबाश, नॉट मेंशनिंग डिसेबल स्टूडेंट्स। क्या उनको तालीम हासिल करने का कोई हक नहीं है? तो जो 8वां पॉइंट आप लिखेंगे वो क्या पॉइंट होगा कि वुमेन, व्हाई वुमेन कांट बिकम फिलोसोफर किंग। इसके ऊपर एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखोगे, व्हाई वुमेन। अब देखें, आप नोट करें हेडिंग को, तो आपको पता चलेगा यहाँ हेडिंग सिंपल भी है, कुछ थोड़ी टेक्निकल भी है, कुछ क्वेश्चन फॉर्म में भी है। तो आपका बड़ा एक प्यारा सा आंसर बन जाएगा जो बाकी बच्चों से आपको डिफरेंशिएट करे। व्हाई वुमेन कांट बिकम फिलोसोफर किंग। चलो ये तो अच्छी बात है, क्वेश्चन मार्क, ये तो अच्छी बात है कि वुमेन की बात करता है, वुमेन मिलिट्री से आगे जाने नहीं देता, उनको वहीं पे लिमिट कर देता है। और वो देख लेते हैं दो पॉइंट्स। जेंडर बायस हो गया, इसको जेंडर बायस की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इसी पॉइंट को आप जेंडर बायस की ब्रैकेट लगा के मैं 2 दे रहा हूँ, आप इसको कोई बच्चा जेंडर बायस की टर्म में देना चाहे तो भी ले सकते हैं। जेंडर बायस में वही लिखेगा कि वुमेन को फिलोसोफर किंग इसने कहा था वो नहीं बन सकती, तो ये जेंडर एक बायस भी है। यस, दैट इज आल्सो, उनके बारे में बहुत अच्छा पॉइंट है। तो क्रिटिकल एनालिसिस में यही है, अच्छा फॉर्म इंशाल्लाह सोच के भी लिख सकते। यूटोपियन हो गया जी, ठीक हो गया बच्चों, ये हमारा टॉपिक था छोटा सा। और इसके ऊपर आपको एक प्लेटो की इंट्रोडक्टरी स्लाइड विद माय नंबर एंड एवरीथिंग, ताकि वो मैंने चोरी कर लेते। अगले दिन मैंने अपने स्टूडेंट की लगाया, मुरीद साहब जसरा ने उसको मेरे पेज से उठा के ना तो शेयर किया हुआ था। मैंने कहा इतना मैंने हर पेज पे अपना नाम लिखा, तो वो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा, ताकि वो इसलिए लगाना जरूरी होता है कि कोई और नकल ना मार ले। और एक आपको प्लेटो की एजुकेशन के ऊपर एक स्लाइड मिल जाएगी, उसका फ्लो चार्ट बना हुआ बड़ा प्यारा, उसको आप एसएच और साथ बच्चों इंट्रोडक्टरी। जी, आप बच्चे का क्वेश्चन सर कोटेशन इसके ऊपर, थ्योरी ऑफ एजुकेशन के ऊपर और क्रिटिसिज्म पे कोई कोटेशन बच्चे आप खुद जरा सर्च करें, गूगल करें, किताबों से ढूंढें। मैं किताबें आज बताऊंगा, अगर आपको नाम भी नहीं तो फिर इसके बाद ये रह गया सर पेपर भी अगर आप ले आए तो क्या है बात है। असल में शायद मसला ये है कि अगर मैं कोटेशन भी यहाँ लिखने लग जाऊंगा तो फिर आप प्लेटो को नहीं पढ़ पाएंगे महीना, और इतना तो पीएमएस वालों के पास तो टाइम ही नहीं है। मैं तो सर से 2 घंटे ले रहा हूँ कि हमने जल्दी बस इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि ईद के बाद 1 हफ्ते तक हमने इसको वाइंड अप करना पीएमएस के सिलेबस को, ताकि जो पीएमएस अगर इनके जल्दी आता है बच्चों का सिलेबस तो कवर हो। तो उसके लिए बच्चों का कोटेशन भी मैं ही सर्च करके लाऊंगा, तो फिर इधर लिखता रहूंगा, फिर टाइम बहुत वेस्ट होगा। कोटेशन सिंपल बुक से ढूंढ लें, कुछ गूगल कर लें, चैट जीपीटी कर लें। बाकी टीचर तो मना नाम नहीं लेते चैट जीपीटी का कि बच्चों को पता ना चल जाए, तो भाई यूज करें, मुझे क्या इससे, मेरे हिस्से का जो नसीब है वो मुझे मिलेगा। बाकी आखिरी चीज मैं आप ये बताऊंगा, क्योंकि पीएमएस के करीब है बच्चों, देयर इज वन वे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज सिलेबस और पास्ट पेपर्स। प्लेटो वो है जो पास्ट पेपर्स में पूछा गया बच्चों। जो बच्चा उस तरह से प्लेटो को हल नहीं करेगा, प्लेटो के ऊपर जितनी मर्जी नोट्स बना ले, यूजलेस। सीरत नबी आप सल्लम एज अ रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट, मिलिट्री लीडर, इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है वो अपने हल करना है। आपका सवाल होता है सर कौन सी बुक लें, भाई एक बुक से भी हल होता है तो काफी है। बच्चे ने एक बुक रखी हुई, अगर एक बुक से इसके पास्ट पेपर हल हो रहे हैं, इसको जरूरत ही नहीं है, लेक्चर्स की भी जरूरत नहीं है। जस्ट बैठे और पास्ट पेपर सिलेबस को, पहले सारे सब्जेक्ट्स के पास्ट पेपर्स को, सिंपल पास्ट पेपर नहीं टॉपिक वाइज निकालें। सीरत नबी के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर कौन कौन से आए हुए हैं, एरिस्टोटल के ऊपर पीएमएस में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, नोट डाउन करें, उनको प्रिपेयर करें। ये आपकी प्रिपरेशन है और दिस इज द स्मार्टेस्ट वे। और इन दिनों में मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि नोट्स मेकिंग करें सिर्फ।
नोट्स बना लें, रीड करना, आप एग्जाम डेट शीट आ जाए तो उसके बाद फिर बार बार रिवीजन से वो चीजें याद होती हैं साथ में से। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। कल हम कोशिश करेंगे इसकी 2 सीरीज। जी सर डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी का मैंने पूछा। जी 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 डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये है कि जैसे हमारे यहाँ है कि हम लोग क्या करते हैं जी, हम एमपीए को वोट एमएलए को वोट डालते हैं, वो आगे सीएम को सिलेक्ट करता है या पीएम को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये है कि लेट्स सपोज पूरे मुल्क में एक बंदा खड़ा हो कि इसने वजीर आजम बनना है, या 10 बंदे खड़े हों, पूरा मुल्क उनको वोट दे, तो वो क्या होगी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी डायरेक्टली लोग क्या कर रहे हैं, एक बंदे को इलेक्ट कर रहे हैं। क्या हम शहबाज शरीफ को डायरेक्ट इलेक्ट कर रहे हैं? नहीं, हम एमएनए को सिलेक्ट कर रहे हैं। एमएनए सारे मिलकर शहबाज शरीफ को सिलेक्ट किया उन्होंने, हमारे वजीर आजम बने शहबाज शरीफ साहब। और ऑन द अदर हैंड मैंने आपको एग्जांपल थी एथेंस की। एथेंस में बच्चों ये था, एक ये मुद्दा आ गया, सोक्रेटिस को सजा दे दी, सारे एक जगह इकट्ठे हो गए, उन्होंने मिल के डिसीजन, क्योंकि थोड़ी सी पॉपुलेशन होती थी, वो पूरी एक स्टेट थी जो एक ही सिटी पे मुश्तमिल थी। आप बच्चे कहाँ से, जो मुझे बता देता उधर है डेरा गाजी खान, या तहसील कौन सी है मेन, चलिए डेरा गाजी खान स्टेट, यानी एक ऐसी स्टेट जो सिर्फ डेरा गाजी खान मुश्तमिल हो, फिर भी पॉसिबल है। एक बंदे ने कोई चोरी कर लिया, तो सारे बंदे एक जगह इकट्ठे